हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मैं हूं शिवम सक्सेना एंड दिस इज द संडे शो। हफ्ते भर की न्यूज में इंपॉर्टेंट खबरों को चुन के लाता हूं जो लेगेसी मीडिया या तो 30 सेकंड में निपटा देती है या फिर उनको इतना घुमा देती है कि असली बात कहीं दब के रह जाती है। क्योंकि जो न्यूज होती है वो सिर्फ हेडलाइंस नहीं होती है, उनके अंदर एक और स्टोरी होती है, कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है और वही कॉन्टेक्स्ट के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता जो सवाल पूछे जाने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम ग्लोबल पावर्स के गेम्स को समझने की कोशिश करेंगे जियोपॉलिटिक्स सेगमेंट्स के अंदर। फिर हम डिफेंस सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे कि इंडिया में लास्ट वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स आई। देन कुछ ऐसी डोमेस्टिक न्यूज जिसको सुनकर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा आपका दिमाग, वाकई में सोचने लायक रहेंगी। और फिर फाइनली हमारा स्पेशल बुक रिकमेंडेशन सेगमेंट जहां पर आज की एक स्टोरी, एक किताब पूरी तरीके से खोल के रख देगी। तो चलिए चाय तैयार कर लीजिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स सेगमेंट में बात करते हैं मोरक्को की, जिसने एक्सीडेंटली अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए और उस वजह से 10,000 लोग सीधा सीधा स्पेन के अंदर जाके घुस गए। कोई तैर के गया, कोई प्लास्टिक ट्यूब्स पर बैठ के गया, कोई बच्चों को अपने कंधों पर बिठा के लेके जा रहा है और सब के सब एक ही नारे लगा रहे हैं, विवा एस्पियाना, मतलब लॉन्ग लिव स्पेन। मतलब सोचो, जिस देश के अंदर घुस रहे हो उसी की तारीफ करते हुए घुस रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर आज वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते हैं तो शायद उनको यह मौका फिर पहले आगे कभी नहीं मिलेगा। अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो एक शहर का नाम जिसकी स्पेलिंग है CEUTA, इसको प्रोनाउंस किया जाता है थ्योटा। ये थ्योटा नाम का जो शहर है ये बेसिकली 20 स्क्वायर किलोमीटर का एक शहर है। ये स्पेन का एक शहर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्पेन में नहीं है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मोरक्को देश के अंदर आता है। स्पेन ने 1580 में इस पर कंट्रोल किया हुआ था और तब से वो उन्हीं के कंट्रोल में है, उन्हीं के पावर में है। इसी वजह से मोरक्को कहता है कि ये तो हमारा था, ये तो कॉलोनियल एरा में आपने हमसे छीन लिया था। और बदले में स्पेन बोलता है कि नहीं, हम तो यहां 500 सालों से रह रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्टेक्स्ट ऐसे समझो जैसे हमारा जो मुद्दा चल रहा है पीओके को लेके, जो हमारा मुद्दा पीओके को लेके है वही सेम चीज है, सिर्फ ज्योग्राफी बदल गई है। यहां पर जो यूरोप है वो जुड़ गया है अफ्रीका की ज्योग्राफी के साथ। तो थ्योटा और मेलिला ये दो ऐसी जगह हैं जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन यूनियन की जो बाउंड्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे को छूती हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहीं पर आपको दोनों के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है और ये भी दुनिया का एक क्रिटिकल चोक पॉइंट माना जाता है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा शहर नहीं है, ये यूरोप का सबसे कमजोर दरवाजा है। अब अगर असली खेल पर आए तो मोरक्को के पास एक सुपर पावर है। वो इत्तू पत्तू जिमपतूता करता है और उसके बाद चाय बनाने का ऑर्डर दे देता है। और फिर यही चाय पीने जब उनके बॉडीगार्ड जाते हैं अपनी पोस्ट छोड़कर, तो लोगों को मौका मिल जाता है बॉर्डर क्रॉस करने का और हजारों लोग यूरोप के अंदर घुस जाते हैं। इसी को नाम दिया गया है वेपनाइज्ड माइग्रेशन। पॉलिटिकल साइंटिस्ट केली ग्रीनहिल ने यह कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब यह है कि आप मिसाइल्स का यूज मत करो, आप सिर्फ बॉर्डर ओपन कर दो, बाकी सारे का सारा काम जनता अपने आप कर देगी। अब मोरक्को ये ऐसा खेल कोई पहली बार नहीं खेल रहा है, इससे पहले भी वो ऐसा कई बार कर चुका है। हर बार उसकी डिमांड्स अलग होती हैं। कभी कहता है कि वेस्टर्न सहारा रीजन को रिकॉग्नाइज करो, कभी वो यूरोपियन यूनियन से पैसे लेने के चक्कर में ऐसा काम करता है, और कभी कभी सिंपल एक स्पेन को मैसेज भी देना हो तो भी ऐसा कर देता है। सेम ऐसा ही उसने 2021 में करा, 2022 में करा और अब 2026 में दोबारा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक स्ट्रेटेजी है। और इस बार का जो सबसे बड़ा ट्रिगर था वो ये था कि स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, एक जजमेंट दी, जिसमें उसने बोला कि जितने भी माइग्रेंट्स आते हैं बॉर्डर पे उनको ड्यू प्रोसेस किए बिना आप वापस नहीं भेज सकते। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली आपको जो है लॉस देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर लोगों ने इसका क्या मतलब निकाला? लोगों ने कहा कि पहले घुस जाओ, उसके बाद वो उन्हें प्रोसेस करते रहेंगे और इस पूरे प्रोसेस में सालों निकल जाएंगे। तो जैसे ही ये खबर व्हाट्सएप और टिकटॉक पे फैली तो भैया सारे के सारे लोग आए और उसी दिन जो है समुद्र में कूद गए कि चलो। अभी अगर हम करंट रिपोर्ट्स की अलग अलग सोर्सेज से बात करें तो 60,000 से ज्यादा माइग्रेंट जो हैं वो घुस चुके हैं स्पेन के अंदर। बदले में स्पेनिश अथॉरिटीज ने वहां पर जो है 200 आदमी की मिलिट्री भी डिप्लॉय करी है, बट दैट इज नॉट कंट्रोलेबल। हिस्ट्री में मतलब ऐसा आपको पहली बार ही ऐसा देखने को मिलेगा शायद कि सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग थी या कोई जजमेंट थी जो
एक एक्सीडेंटल इनवाइट ऑर्डर बन गया। अब इंडिया के लिए इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है वो भी बहुत ज्यादा पोरस है। बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर 4096 किलोमीटर का है, म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर लगभग 1650 किलोमीटर का है। तो कल को अगर यही नेबरिंग कंट्रीज मोरक्को वाली स्ट्रेटेजी अपना लें, अपने बॉर्डर्स को लूज कर दें, ओपन कर दें और लाखों लोग वहां से एक ही दिन में आ जाएं, तो क्या हम तैयार हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, ये सिर्फ स्टेट नहीं है, ये प्रेशर पॉइंट्स हैं। और थिएटा का ये एपिसोड हमें ये वार्निंग दे रहा है कि प्रेजेंट वर्ल्ड में वॉर और माइग्रेशन के बीच में वो जो थिन लाइन थी ना, वो अब मिट चुकी है। बॉर्डर्स पर सिर्फ फौज ही काफी नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और लीगल प्रिपेयर्डनेस भी बहुत जरूरी है। इसके बाद अपनी दूसरी स्टोरी आती है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि भैया बांग्लादेश और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो रुपीस के अंदर किया जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हो, रुपीस के अंदर किया जाए। मतलब एक रशिया का प्रेसिडेंट जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है, वो बांग्लादेश को कह रहा है कि तुम्हारे पड़ोसी मुल्क की जो करेंसी है ना, उसमें ट्रेड करेंगे हम। तो इन सब के पीछे ना एक 80 साल पुराना एक वर्ल्ड ऑर्डर छुपा हुआ है और एक बहुत बड़ी कीमत भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो उसी के बारे में देखते हैं। बेसिकली 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के कगार पे था, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई और पूरी की पूरी जो दुनिया है वो तबाह हो चुकी थी। तो उस टाइम पर अमेरिका ने ऑफर किया कि वो गोल्ड को और अपने डॉलर को जोड़ देगा और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी को डॉलर के हिसाब से जोड़ें और उस हिसाब से पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स अपना कंटिन्यू स्टार्ट करें। अब हुआ क्या कि ओवर द टाइम ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, फूड प्राइसेस, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही प्राइस होने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी अलग अलग नेशंस, देश हुआ करते हैं, उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक्स के अंदर डॉलर्स का रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब डॉलर का रिजर्व बढ़ने लगेगा तो ऑब्वियसली जो अमेरिकन डॉलर है वो डोमिनेंट ज्यादा होगा और इसी डोमिनेंसी की वजह से अमेरिका को मिला एक एक्सेप्शनल वेपन, उसी को बोलते हैं द पावर टू सैंक्शन। आप देखते हो ईरान पर, क्यूबा पर, वेनेजुएला पर कितने सैंक्शंस लगाए जाते हैं। तो मतलब सिर्फ आपने सैंक्शंस लगाए और उस पर्टिकुलर देश की पूरी जो दुनिया की जो इकोनॉमिक साइकिल है, जो पूरी चेन है, उसमें से कट ऑफ कर दिया। तो जो डॉलर है वो सिर्फ एक करेंसी नहीं था, बल्कि वो एक हथियार के रूप में यूज किया जाता था। उसके बाद आप 2022 में जूम करो तो यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, जिसमें अमेरिका ने रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा घातक था वो था स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर निकालना। बेसिकली जब भी आप कभी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप पेटीएम, फोन पे ऐप वगैरह यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, ऐसे ही दुनिया भर में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं स्विफ्ट। ये एक नेटवर्क मैसेजिंग सिस्टम है जिसमें दुनिया भर के लगभग 11 साढ़े 11 हजार बैंक्स होते हैं जो डेली अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अगर यहीं से आप रशिया को कट कर देते हो तो दैट मींस कि आपने पूरा का पूरा रशिया का जो रिजर्व था डॉलर का दुनिया भर में, उसको फ्रीज कर दिया। अब जैसे ही ये हुआ तो तुरंत अगले ही दिन सारे देशों के दिमाग में यही सवाल आया कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो जाए। अब यहां पर अगर हम बांग्लादेश की कहानी की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो रशिया बना रहा है, जिसको बोलते हैं रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट। ये जो कि पाबना डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर 2400 मेगावाट के 2 प्लांट बनाए जा रहे हैं। अब इसको बना कौन रहा है, तो रोस्तम नाम की कंपनी है जो कि एक रशियन कंपनी है, वो बना रही है। ये वही कंपनी है जो इंडिया का कुर्दाकुलम जो प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, बेसिकली उसको बना रही है। रिसेंटली अभी वो न्यूज में भी था, बिकॉज उसका जो 14 GB का डेटा है, लगभग 90,000 फाइल्स हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो है वो जो है डार्क वेब पे रिलीज कर दी गई थी। वर्ल्ड लिंक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो खैर बांग्लादेश के अंदर भैया ये बन रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अब जब लोन लिया है तो भैया उसकी जो EMI है वो तो देनी पड़ेगी। तो पहले जब डॉलर यूज किया जाता था सैंक्शन से पहले, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो बांग्लादेश उसको पैसा कैसे दे। तो बांग्लादेश ने क्या चाल खेली, उसने क्या करा, उसने अपने ही घर के अंदर सोनाली बैंक के अंदर रशिया के नाम का एक अकाउंट बना दिया। अब उस अकाउंट के अंदर उसने डॉलर डाल दिया। अब प्रॉब्लम यह है जब रशिया स्विफ्ट सिस्टम के अंदर ही नहीं है तो वो पैसा निकाल ही नहीं सकता, मतलब पैसा होने के बावजूद भी उसको यूज नहीं कर सकता। तो बेसिकली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश की जो फ्यूचर एनर्जी का फ्यूचर है, वो बेसिकली क्या हुआ, एक फाइनेंशियल लिम्बो में आके फंस गया। यहीं पर अगर आप चाइना का एंगल देखो तो बांग्लादेश और चाइना अच्छे दोस्त बन चुके हैं आज के टाइम पर। चाइना ने भी कोशिश करी थी कि युआन को जो है यूज कर लिया जाए, उनकी मीटिंग्स भी हुई लेकिन वो मीटिंग्स फेल रही, क्योंकि चाइना की जो करेंसी है वो ग्लोबल लेवल पे अभी जो है वर्क करने के लिए अभी जो है सफिशिएंट नहीं है। हालांकि चाइना बहुत चाहता था कि उसकी युआन करेंसी का यूज किया जाए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास अभी कैरी करने के लिए नहीं था। और यही कारण बना इंडिया का एक्सीडेंटल एक फायदा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया
के ऊपर यूएस का कोई सैंक्शन ही नहीं है और इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो भी बहुत पुरानी है। स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट जो फ्रेमवर्क है, एक लीगल फ्रेमवर्क है जो ऑलरेडी आरबीआई ने जुलाई 2022 के अंदर लॉन्च कर दिया था रशिया और इंडिया को लेके। तो बहुत अच्छी बात है सर, रुपी हमारा इंटरनेशनलाइज हो रहा है, लोग बाग जो है इकट्ठा कर रहे हैं बांग्लादेश के पास भी। अब प्रॉब्लम तुम सोचते हो क्या है यहां पर, जो असली जो मुद्दा है वो ये है कि इंडिया जो है वो रशिया से लगभग $60 बिलियन का इंपोर्ट करता है, वहीं पर रशिया इंडिया से सिर्फ और सिर्फ $5 बिलियन का इंपोर्ट लेता है। तो तुम ये सोच रहे हो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ वो लगभग 12 गुना ज्यादा है। ऑलरेडी रशिया के पास बहुत मैसिव स्टैक्स पड़े हुए हैं रुपी के, और जब बांग्लादेश भी अब रुपी में अपनी करेंसी देगा तो वो भी उसके पास और आ जाएगी। तो नो डाउट रुपी जो है वो इंटरनेशनलाइज तो हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो यूटिलिटी प्रोपोर्शनैलिटी है वो नहीं बढ़ रही है। मतलब नो डाउट पैसा पड़ा है दूसरे देश के अंदर, लेकिन वो यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि डॉलर तो अभी भी चल ही रहा है ना, वो तो केवल इन दोनों देशों के बीच में उन्होंने रुपये में ट्रेड डील कर लिया। तो रुपये की जो असली ताकत है वो कब बढ़ेगी, वो तब बढ़ेगी जब रशिया इसी रुपये का यूज करेगा इंडिया के अंदर से सामान को खरीदने में, तब जाके कहीं रुपये की वैल्यू आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। वरना तब तक के लिए हम सिर्फ एक पाइपलाइन है, और याद रखना पाइपलाइंस में लीकेजेस बहुत होते हैं। चलो तो इसके बाद चलते हैं अपने डिफेंस सेगमेंट पे। एक हफ्ता 5 खबरें, 5 इंपॉर्टेंट डिफेंस की खबरें। लखनऊ में एक हॉस्पिटल खोला, विशाखापट्टनम में एक शिप, कोची में एक वॉरशिप, मुंबई के अंदर 9 वुमेन ऑफिसर्स और एक नए एयर मार्शल। अब तुम्हें लग रहा है कि ये सब अलग अलग न्यूज है, लेकिन नहीं, ये सब अलग अलग न्यूज नहीं है, ये सारे एक पजल के अलग अलग टुकड़े हैं जिसे हम कहते हैं रक्षा विजन स्ट्रेटेजी 2026-30। और इसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं: इंडिजिनाइजेशन, ट्राई सर्विसेज ज्वाइंटनेस, प्रिवेंटिव प्रिपेयर्डनेस और सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। और ये पांचों स्टोरीज हमारी इन्हीं पिलर्स का लाइव तस्वीर है। अब अगर सबसे पहली स्टोरी पर आए तो 29 जुलाई को राजनाथ सिंह ने वर्चुअली एक हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन। यह भारत का सबसे पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है केवल फौजियों की मेडिसिन के लिए। जैसे एरोस्पेस मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स और पायलट्स के लिए होती हैं, वैसे ही ये मिलिट्री मेडिसिन चेक करती हैं, देखती हैं कि वॉर्स के दौरान सोल्जर्स की बॉडी में क्या क्या होता है। ये उन सब चीजों को स्टडी करती हैं। जैसे सियाचिन में -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस ऑक्सीजन बहुत कम है, तो उसका क्या असर पड़ता है। वॉर के बाद जो पीटीएसडी सिंड्रोम होता है उसको किस तरीके से हील किया जाए, टैकल किया जाए, और साथ ही अगर बायोलॉजिकल अटैक होता है तो उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। तो इस हॉस्पिटल्स के अंदर आपको 8 मेजर डिसिप्लिन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज CBRNE, यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स। चाइना भी सिमिलर ट्रेनिंग कर रहा है, इजराइल भी सिमिलर ट्रेनिंग कर रहा है, और अब इंडिया भी कर रहा है। इसके बाद हमारी दूसरी स्टोरी आती है 31 अगस्त को एक और नया नाम बदला जाएगा। एयर मार्शल संदीप थरीजा को अपॉइंट किया जा रहा है एज डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इंडिया की डिफेंस आइडेंटिटी को नया सिंबल दिया है। सबसे पहली चीज तो गगनयान मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ स्पेस में भेजना ही सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं होती है, बल्कि उसका पूरा मेडिकल प्रोफाइल भी बहुत जरूरी है। और वहीं दूसरी बात, भीष्म क्यूब, ये एक पूरा इमरजेंसी हॉस्पिटल है जिसको एक क्यूब के अंदर कंसंट्रेट किया जाता है, फिर उसको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जाता है, और ड्रॉप होते ही 12 मिनट के अंदर अंदर वो खुल जाता है, जो 200 से ज्यादा कैजुअलिटीज को ट्रीट करने में हेल्प करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी भीष्म क्यूब को 2024 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर भी डिस्प्ले किया था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि करेंटली हमारी डीजी एएफएमएस है वो है वाइस एडमिरल आरती सरीन। ये इंडिया की पहली फीमेल डीजी एएफएमएस भी हैं, जिनको सक्सीड करेंगे एयर मार्शल संदीप थरेजा। उसके बाद चलते हैं हम अपनी तीसरी स्टोरी पर, जो कि सबसे दिलचस्प स्टोरी है। तो कहानी शुरू हुई 11 सितंबर 2025 को, जब भारत की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की 9 फीमेल ऑफिसर्स एक सेलिंग वेसल में बैठती हैं जिसका नाम है INSV त्रिवेणी, और फिर 314 दिनों के बाद 22 जुलाई 2026 को वो मुंबई वापस आती हैं। अब ये पूरा डिस्टेंस जो इन्होंने कवर करा, 25,500 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस कवर किया, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करा, 4 ओशियंस को क्रॉस किया, इंटरनेशनल डेट लाइन को 1 बार क्रॉस किया, और इन सब में भी जो सबसे चैलेंजिंग टास्क है वो है 3 केप्स के अराउंड घूमना, केप ल्यूविन, केप ऑफ गुड होप और केप हॉर्न। अब इसमें से जो केप हॉर्न है, जो कि ड्रेक पैसेज के थ्रू होता है, वो माना जाता है कि वो
मैरीटाइम लेवल पे माउंट एवरेस्ट समिट के इक्वल है एकदम। और जो भी ऐसे सेलर्स जो इस केप हॉर्न को क्रॉस करते हैं, यहां से सेल करते हैं, उनको बोला जाता है, उनका एक एलाइट क्लब है केप हॉर्नर्स, और यही हमारी 9 फीमेल ऑफिसर्स अब इस क्लब की मेंबर्स हैं। इसके बाद चौथी स्टोरी आती है अपनी 30 जुलाई को विशाखापट्टनम के अंदर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन नेवी को डिलीवर किया आईएनएस निपुण, जिसका मतलब है एक्सपर्ट केपेबल। अगर बाई चांस इंडियन नेवी की कोई सबमरीन डूब जाती है तो उनके ऑफिसर्स को या उनको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा। तो अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करते तो शायद बोलते कि भाई अमेरिका या रशिया से हमें जो है रेस्क्यू शिप्स मंगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई, हमारे पास अपनी शिप है। तो ये जो आईएनएस निपुण है, इसकी खासियत ये है डीप सी सैचुरेशन डाइविंग। ये अपने साथ कैरी करता है आरओवीज यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है वो है डीएसआरवी की मदरशिप यानी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। तो अगर बाई चांस सबमरीन क्रैश होती है तो आईएनएस निपुण जाएगा, वहां से डीएसआरवी को लॉन्च करेगा और क्रू को वहां से सेफली रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा ही कुछ सन 2000 के अंदर एक रशियन सबमरीन हुआ करती थी कुर्स्क नाम की, जो डूब गई थी, जिसमें 118 से ज्यादा सेलर्स की डेथ हो गई थी। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि रेस्क्यू जो है वो काफी लेट आया, वो टाइमली नहीं पहुंच पाया। तो ये जो हमारी आईएनएस निपुण है, ये उसी नाइटमेयर का एक इंश्योरेंस है। और मजे की बात ये है कि ये 75% इंडिजिनस है, मतलब मेड इन इंडिया। उसके बाद आते हैं हम अपनी 5वीं स्टोरी पर। इंडियन ओशियन रीजन के अंदर चाइना का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिबूती में देखो तो चाइना का बेस है, ग्वादार पोर्ट पे देखो तो चाइना के वहां पर कंट्रोल है। वहीं पर अगर आप श्रीलंका को देखो तो वो भी चाइनीज डेप्थ के अंदर फंसा हुआ है, तो वहां पर भी चाइना ने अपना एक्सेस लिया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर या हमारे इंडिया के आसपास वाले रीजन के अंदर पेट्रोलिंग करती रहती हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है? चुप बैठा है? नहीं, इंडिया बिल्कुल चुप नहीं बैठा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ऐसे 8 शिप बना रहा है माही क्लास के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, और 29 जुलाई को इसी माही क्लास की 7वीं शिप को कमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा, दैट इज आईएनएस मछलीपट्टनम। अब ये सिंबॉलिक भी है क्योंकि मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर जो जगह है, ये एक एंशियंट ट्रेड सेंटर भी है। अब इसका मिशन क्या होगा? तो अंडर वाटर सर्विलेंस को और ज्यादा एनहेंस करना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर को एनहेंस करना, जो हमारे शैलो वाटर्स होते हैं, जो ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पर बाई चांस अगर कोई दुश्मन की शिप या सबमरीन आती है तो उसको ट्रैक करना, क्योंकि बड़े बड़े जो डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं वो यहां पर इजीली एक्सेसिबल नहीं हो सकते। और इसमें भी मजे की बात यह है कि ये आईएनएस मछलीपट्टनम भी 80% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट का बना हुआ है, दैट इज मेड इन भारत, मेड इन इंडिया। तो एक हंटर की तरह बैठा हुआ है हंट करने के लिए। अब ये डिफेंस में हमने जितनी भी अलग अलग न्यूज पढ़ी, इसमें एक इन सभी न्यूज के अंदर, इन सभी स्टोरीज के अंदर आपको एक कॉमन वर्ड देखने को मिलता है, दैट इज इंडिजिनस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि पहले हमारा जो डिफेंस बजट था वो मोस्टली यूज किया जाता था डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में, लेकिन आज हम जो अपना मेजरली बजट का पोर्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिजिनाइजेशन के अंदर जो है हम ज्यादा बजट अपना एलोकेट कर रहे हैं। और यही एक वो छोटा सा डिफरेंस है जो 21st सेंचुरी के अंदर आपको एक सुपर पावर बनने और रहने में हेल्प करता है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट डोमेस्टिक सेगमेंट की तरफ। अगर टाइगर कंजर्वेशन की बात करें तो मतलब नंबर 1 तो इंडिया ही होगा। अगर पूरी दुनिया में टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 7,511 टाइगर ही बचे हैं, जिसमें से अकेले इंडिया में 3,682 टाइगर्स हैं। मतलब 70% जो वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलती है। 2006 के बाद ये नंबर जस्ट डबल हुआ है। इसके अलावा आपको इंडिया के अंदर 58 टाइगर रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं, जहां पर अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी की यूज की जाती है इन्हीं टाइगर्स की पॉपुलेशन सेंसस डेटा को मैनेज करने के लिए, जैसे एम स्ट्राइप्स या जैसे कैट रैट एक्सट्रैक्ट कंपेयर, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस यूज किए जाते हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए। और ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो आपको इंडिया के अंदर बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, जिसकी मीटिंग अभी हाल ही में 2 महीने पहले होने वाली थी, भारत के अंदर ही पहली मीटिंग होने वाली थी, बट ड्यू टू इबोला आउटब्रेक वो मीटिंग को जो है पोस्टपोन करना पड़ा। इसके अलावा ग्लोबल टाइगर फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। ये एकमात्र ऐसा इंटर गवर्नमेंटल टाइगर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सिर्फ कंजर्वेशन नहीं है, ये इकोलॉजिकल डिप्लोमेसी है। वहीं अगर दूसरी स्टोरी की बात करें तो सारनाथ को 45th इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। यह सारनाथ वही जगह है जो वाराणसी से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलती है, जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहली बार अपना सर्मन दिया और 5 ब्राह्मण्स उनके सबसे पहले शिष्य बने। यहीं पर जन्म हुआ उनके संघ का,
यही वो जगह है जहां पर उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, द 4 नोबल ट्रुथ। और इसी बुद्धिज्म के अंदर इसी स्टेज को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। यहीं सारनाथ के अंदर आपको धामेक स्तूपा, जिसकी हाइट 43.6 मीटर है, जिसको आप अशोक पिलर के नाम से भी जानते हैं, वो भी आपको देखने को मिलता है। यहीं पर आपको लायन कैपिटल का सिंबल देखने को मिलता है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, वो भी यहीं से लिया गया है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलने का क्या मतलब हुआ? तो उसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जब चाइना बुद्धिज्म के ऊपर अपना क्लेम जमाता है, तो हम यहां पर उसको बेसिकली दिखा सकते हैं कि भैया पहली सरमन तो यहां हमारे पास है, रिसिप्ट तो हमारे पास है। तो सिविलाइजेशनल नैरेटिव के अंदर मतलब इसको बोला जा सकता है कि कॉपीराइट हमारे पास है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बुद्धिज्म के अंदर अलग अलग सेक्शंस की बात करें तो हाँ, हीनयान, महायान एंड वज्रयान आपको देखने को मिलेगा। तो चाइना के अंदर जो महायानिक ट्रेडिशन है वो सबसे ज्यादा जो है फेमस कराया गया था, जो हमारे कनिष्क राजा हुआ करते थे। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी स्टोरी पर। अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ दिनों में देखा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चला, अलग अलग जगह आंदोलन चले, पेपर लीक्स आपको हर जगह देखने को मिले। तो इसी पेपर लीक से बचने के लिए सरकार एक बिल लेके आई बेसिकली, जिसको बोलते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। अब अगर इसमें नंबर्स की बात करें तो मतलब देखने में काफी बड़े लगेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल कल्प्रिट होगा और वो पकड़ा गया तो उसको 50 लाख तक का फाइन, 10 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट आपको देखने को मिलेगा तो उसको 7 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक का फाइन मिलेगा। बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, स्पीडी ट्रायल्स होंगे, विद इन 3 मंथ्स हम जो है ट्रायल करेंगे उसके ऊपर। बिल के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका ऑपोजिशन भी बहुत हो रहा है। फिर तो बीच में ये जो गैप है, ये जो ऑपोजिशन है, ये बेसिकली क्यों है? तो यहां पर आपको 3 मेजर गैप देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रिवेंशन और पनिशमेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मतलब अगर कल को पेपर लीक हुआ तो जिसको भी आप ढूंढेंगे, केस चलाएंगे, पकड़ेंगे, तब तक तो बच्चे की वो उम्र निकल गई, वो मेहनत निकल गई, वो पैसा लग गया। और बिल के अंदर आप बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, तो ऐसा हमें प्रिवेंशन कहीं देखने को मिल नहीं रहा। वहीं अगर दूसरी हम बात देखें तो एग्जामिनेशन बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी, वो एकदम आपको 0 देखने को मिलेगी। बिल्स क्रिमिनल्स को पनिश तो कर रहा है, लेकिन नीट पेपर लीक कैसे हुआ, एनटीए के अंदर क्या हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जवाबदेही की किसी भी सेक्शन में कोई बात नहीं करी गई है। और वहीं तीसरा गैप निकल कर आता है जो 3 मंथ्स का स्पीडी ट्रायल। बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए 3 मंथ के अंदर ट्रायल, लेकिन क्या प्रैक्टिकली हम सभी भारतीय जानते नहीं है कि हमारा जुडिशियल प्रोसेस कितना पेनफुल है। जुडिशियल वैकेंसीज पेंडिंग हुई हैं, करोड़ों केसेस ऑलरेडी बैकलॉग में हैं। नए नए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो बना रहे हैं, लेकिन वहां जजों को कौन अपॉइंट करेगा, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है। तो यह बिल एक पहला कदम है और एक बहुत ही जरूरी कदम है, लेकिन बच्चों को जो इंसाफ है वो क्रिमिनल्स को सजा देने से नहीं मिलेगा, बल्कि वो मिलेगा हमारे पूरे सिस्टम को चोरी फ्री बनाने में, लीक फ्री बनाने में। आप लोगों के क्या व्यूज हैं इस टॉपिक पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पर। जैसा कि मैंने बताया कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो गया मामला, फिर उसके बाद एथनॉल नाम की एक जो है पार्टी बना दी है, उसके बाद जो है एक और जो है इंस्टा मीडिया पे जो पेज वायरल हो रहा है, दैट इज रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। पिछले कुछ दिनों में 5.6 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं, जिसके 56 लाख लोग उससे जुड़ चुके हैं, जहां पर पूरा का पूरा देश जो है वो 2 भागों में बट गया है। एक कह रहा है कि मेरिटोक्रेसी लानी चाहिए, ये अनफेयर सिस्टम है बहुत ज्यादा। वहीं दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि ये तो दलित विरोधी सोच है। लेकिन जो असली सवाल है वो कोई नहीं पूछ रहा। सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल समझना पड़ेगा कि आखिर आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है। तो डॉक्टर अंबेडकर सीधा सीधा उसके अंदर बोलते हैं कि इक्वल्स को इक्वली और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना ही सबसे बड़ी असली इक्वालिटी होती है। मतलब अगर एग्जांपल में आप समझो तो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक डिसेबल्ड है और एक नहीं है। अब दोनों को ही आपने 3 घंटे का समय दिया पेपर सॉल्व करने के लिए, तो क्या वो सही है? नहीं। जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं। यही डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और प्रिजर्वेशन का पूरा स्ट्रक्चर इसी कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पे खड़ा हुआ है। इससे पहले 2017 में जस्टिस रोहिणी कमीशन की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसको मीडिया के अंदर दिखाया ही नहीं गया। अब वो रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत के अंदर 2600 से ज्यादा ओबीसी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन रिजर्वेशन का जो फायदा है वो कुछ 100-200 कम्युनिटीज उठा
पाती हैं जो उसके अंदर प्रोटेक्ट हो जाती हैं, लेकिन जो मेजरली अदर कम्युनिटीज हैं उनको इसका फायदा मिल ही नहीं पाता। इसी को बोलते हैं इलाइट कैप्चरिज्म। मतलब जो लोग रिजर्वेशन लेके आगे निकल चुके हैं, अब उनकी अगली पीढ़ी भी उसी रिजर्वेशन को यूज करती है, जबकि टेक्निकली तो वो बेनिफिशियरी ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इस चक्कर में जो डिजर्विंग कम्युनिटी, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, उसको वो रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। तो बेसिकली ये रिजर्वेशन हटाओ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए रिजर्वेशन को रिपेयर करो। ये एक करेक्टिव फॉर्म है, ये कोई फेवर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसकी हमें जरूरत भी है ताकि सब कैटेगराइजेशन हो सके। कास्ट बेस्ड डेटा आपके पास, पूरा सेंसस आपके पास प्रॉपर डेटा के साथ आए। वहीं पर जो क्रीमी लेयर्स हैं उनकी इनकम लिमिट्स को भी दोबारा से रिवाइज करने की बात। लेकिन ये सब बातें कोई भी नहीं छूता। क्यों? क्योंकि सबको वोट्स चाहिए, सबको वोटर्स चाहिए। एक सच्ची और सही पॉलिसी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके क्या व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेके। अब क्योंकि इन सभी स्टोरीज में जो रिजर्वेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी निकल कर आ रही है आज के टाइम पर, तो इसी को समझने के लिए अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज द बुक रिकमेंडेशन सेक्शन। बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सभी ने रिजर्वेशन पे बात करनी शुरू कर दी है। चाहे स्कूल में बैठे हो, घर पे बैठे हो, खाने की टेबल पे बैठे हो, हर तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उससे शुरू ही नहीं कर रहा। सब कहते हैं कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है आप पहले उसको तो समझो। तो एक बुक है, दीज सीट्स आर रिजर्व्ड, कास्ट, कोटा एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस बुक को लिखा है डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड ने। अब इस बुक के अंदर उन्होंने किसी भी पक्ष का या किसी के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं किया है, किसी की बात नहीं रखी है। उन्होंने सिर्फ सिंपली बताया है कि ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इनको लेके क्या क्या डिबेट्स होती थी अलग अलग लीडर्स के बीच में, कोर्ट्स ने इसको कैसे शेप किया, और अल्टीमेटली किस तरीके से पूरा का पूरा ये सिस्टम इवॉल्व हुआ। कॉलोनियल एरा की जो डिप्रेस क्लास होती थी वही हमारी आज की SC ST OBC तक की जो पूरी जर्नी है वो इस बुक के अंदर बताई है। 50% की जो कोटा सीलिंग है वो कैसे आया वो इस बुक के अंदर बताया है। केसेस कैसे बने, पॉलिटी किस तरीके से चेंज हुई, इन सब चीजों पे बात करती है ये बुक। देखो दुनिया में ओपिनियंस तो बहुत सारे हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत कम है, और ये जो बुक है ना ये वही कॉन्टेक्स्ट है आपके लिए। तो अगर आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या इन जनरल आप सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बुक आपकी रीडिंग लिस्ट में पक्का होनी ही होनी चाहिए। बाकी आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अपने व्यूज, अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।